नमस्कार। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे भारत के संविधान की नींव किसी सरकार ने नहीं बल्कि व्यापारियों की एक कंपनी ने रखी थी। चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान की कहानी कोई एक दो दिन की नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हम बात कर रहे हैं 1600 के दशक की, जब एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी सिर्फ व्यापार करने के इरादे से यहां आई थी। पर किसने सोचा था कि उनका आना इस पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे व्यापारियों की एक कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रख दी। देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है उन कानूनों और एक्ट्स की लंबी फहरिस्त में, जिन्होंने धीरे धीरे एक एक करके आज के भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव ढांचा तैयार किया। अच्छा, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कंपनी का उदय और उसका रेगुलेशन, फिर जब सीधे क्राउन का शासन आया, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के लिए जो पहले कदम उठाए गए, फिर प्रांतीय स्वशासन की तरफ बढ़ना, और आखिर में विभाजन और स्वतंत्रता। चलिए शुरू करते हैं कंपनी के दौर से। तो कहानी के पहले फेज में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो अब तक बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन गई थी। अब ब्रिटिश संसद को चिंता होने लगी और उन्होंने इस बेकाबू होती कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश शुरू कर दी। और इसी कोशिश में जो पहला बड़ा कदम उठाया गया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सीधे सीधे भारत में कंपनी के कामकाज में दखल दिया और उसे रेगुलेट करने की कोशिश की। अब इस एक्ट की सबसे खास बात क्या थी? पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश हुई। मतलब जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थीं, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, उन्हें एक सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे लाया गया। और यहीं से सही मायनों में भारत में ब्रिटिश शासन की एक संगठित नींव पड़ी। और इस सेंट्रलाइजेशन का सेंटर कौन था? ये नया पद, गवर्नर जनरल। ये पद बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसने सारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत एक ही इंसान के हाथ में दे दी, और ये इंसान सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब दे था। अच्छा, 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई थीं, तो उन्हें ठीक करने के लिए और कंपनी पर ब्रिटिश सरकार की पकड़ को और भी मजबूत करने के लिए लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। और इसने एक बड़ा ही दिलचस्प सिस्टम शुरू किया, ड्यूअल कंट्रोल का, यानी दोहरे नियंत्रण का। तो ये ड्यूअल कंट्रोल था क्या? देखिए, इसमें कंपनी के कामों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल। मतलब व्यापार वाले काम अलग और राजनीति वाले काम अलग। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, मतलब हर जरूरी मामले पर सीधा कंट्रोल हो गया। तो अगर हम इस पूरे दौर की टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक ट्रेंड बिल्कुल साफ दिखता है। धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन बढ़ता गया और कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल मजबूत होता चला गया। हर नए एक्ट के साथ ये पकड़ और भी कसती जा रही थी। और फिर आया साल 1857, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1857 का विद्रोह, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वो एक भूचाल की तरह था। इसने ब्रिटिश भारत की जड़ें हिला दी, और इसका नतीजा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और एक नए दौर की शुरुआत, सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के शासन की। इस बड़े विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तुरंत एक्शन लिया और पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट ने भारत के गवर्नेंस का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल डाला। तो क्या बड़े बदलाव हुए? सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। सारी पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। जो गवर्नर जनरल होता था, अब उसे वॉइसरॉय कहा जाने लगा, जो कि क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। और जो डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था, उसे भी खत्म कर दिया गया। इसकी जगह एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। अब जब सत्ता सीधे क्राउन के हाथ में आ गई तो एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या अब भारतीयों को अपने ही देश को चलाने में कोई रोल मिलेगा? चलिए अब देखते हैं कि कैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स के जरिए रिप्रेजेंटेशन की तरफ पहले लेकिन बहुत ही संभल कर कदम उठाए गए। यहां एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात सामने आती है। 1861 के एक्ट में पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में शामिल तो किया गया, जो एक अच्छी शुरुआत थी। लेकिन 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तक आते आते एक ऐसी चीज लाई गई जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए।
मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये एक तरह से बांटो और राज करो की नीति का ही हिस्सा था, जिसने आगे चलकर देश के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी की। अब हम 20वीं सदी में आ चुके हैं। इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद की लहर बहुत तेज हो चुकी थी। लोग अब ज्यादा अधिकार और स्वशासन की मांग कर रहे थे। इस बढ़ते दबाव के जवाब में ब्रिटिश सरकार को कुछ बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने पड़े, जिन्होंने धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट का रास्ता खोला। इसी कड़ी में अगला बड़ा कदम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट ने खास तौर पर प्रोविंशियल लेवल पर यानी प्रांतों में काफी बड़े बदलाव किए और यहीं पर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसे डायरकी या द्वैध शासन कहते हैं। तो ये डायरकी या द्वैध शासन था क्या? असल में ये प्रांतों में एक तरह की डबल गवर्नमेंट थी। इसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को इंडियन मिनिस्टर्स देखते थे, लेकिन जो ज्यादा जरूरी रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास ही रहे। तो कहने को तो पावर शेयरिंग थी, पर असली ताकत गवर्नर के हाथ में ही थी। इसीलिए ये सिस्टम बहुत कंफ्यूजिंग था और आखिर में फेल हो गया। और अब बात करते हैं उस एक्ट की जो शायद ब्रिटिश भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कानून था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह एक्ट इतना डिटेल में था, इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक्ट से लिया गया। ये एक तरह से हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट बना। इसकी कुछ खास बातें क्या थीं? इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया दिया। प्रांतों में जो डायरकी थी उसे खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्ता दी गई। कई प्रांतों में बायकैमरलिज्म यानी दो सदनों वाली विधायिका शुरू की, और तो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट में था। आप देख सकते हैं कि इनमें से कितनी सारी चीजें आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। और इस लंबी कहानी का आखिरी अध्याय था सत्ता का हस्तांतरण। एक ऐसा दौर जो आज़ादी की खुशी तो लाया, लेकिन अपने साथ भारत के विभाजन का दर्द भी लेकर आया। और इसी के साथ दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। आज़ादी के बाद देश को संभालने की जिम्मेदारी आई स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल पर। यहाँ कुछ प्रमुख नाम और उनके पोर्टफोलियो दिए गए हैं। इन्हीं नेताओं पर उस नए नए आज़ाद हुए देश के भविष्य को गढ़ने की भारी जिम्मेदारी थी। तो एक कंपनी के चार्टर से शुरू होकर इतने सारे संसदीय एक्ट से गुजरते हुए भारत के संविधान का बनना वाकई एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफ़र रहा है। हर एक कदम ने, चाहे वो अच्छा रहा हो या बुरा, आज के भारत की इस मजबूत लोकतांत्रिक नींव को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो इस पूरे सफ़र को देखने के बाद ये सोचना ज़रूरी है कि ब्रिटिश काल के शासन की कौन सी ऐसी विशेषता है जिसका असर आज भी भारत पर सबसे ज़्यादा दिखता है। इस सवाल पर सोचने से हमें सिर्फ हमारा इतिहास ही नहीं, बल्कि हमारा आज का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बेहतर तरीके से समझ में आता है।